अभी कल जैसे हमने स्मैकडाउन में देखा कि रोमन रेंस नई मर्चेंडाइज पहन के आए थे और वो आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे। इस पर मजाक उड़ गया रोमन रेंस का। सबसे पहले आप देख सकते हो लाइफ इज नॉट फेयर एंड स्टिल, यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भले तुमको पसंद ना भी आ रहा हो ट्राइबलशिप, लेकिन फिर भी रोमन रेंस के पास जो है चैंपियनशिप है। अब इसमें थोड़ी सी जो फेस है, थोड़ा सा क्या पूरा जो रिजेम्बलेंस है उसको गोट वाला डाला गया कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई ये क्या पहली बात तो रोमन रेंस के कैरेक्टर पे सूट नहीं कर रहा जो उनका करंट कैरेक्टर है, और उसके बाद अगर किसी ने ले भी ली तो उस बंदे का मजाक उड़ जाएगा अगर वो इसको पब्लिक में जाके पहन रहा है। तो मेरे को लगता है कि रोमन रेंस की जो मर्चेंडाइज आई अभी तक वो काफी सिंपल रहती है, इसीलिए वो ज्यादा बिकती भी है रोमन रेंस का कैरेक्टर भी, क्योंकि कुछ इसी तरीके का कि भाई थोड़ा सा स्वैग में चलने वाला। तो ये थोड़ा सा क्रिएटिव होने के चक्कर में ज्यादा ही क्रिएटिव हो गया, मुझे ऐसे लग रहा है। ये बात तो माननी पड़ेगी एज अ ग्राफिक डिजाइनर कि हाँ ये कैरेक्टर पे तो नहीं जा रही, वैसे दिख कूल रही है, किसी और चीज के लिए अच्छी हो सकती थी। मुझे देखते हैं अब इस मर्चेंडाइज के नंबर्स कैसे रहते हैं। वैसे रोमन रेंस की मर्चेंडाइज ज्यादा बिकती है, तो इस बात में कोई भी शक नहीं कि ये वाली मर्चेंडाइज भी बिकेगी, क्योंकि इसीलिए इस बारे में बात हो रही है इतनी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी संडे। कैसा जा रहा है आप लोगों का संडे? सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। इससे पहले कि मैं आपको व्यूअरशिप बताऊं, आज अगर इस वीडियो में 2200 कमेंट्स आते हैं तभी आगे जाके मैं वीकली मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बताऊंगा। कि लास्ट में मैंने पूछा तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। तो अगर आज इस वीडियो में 2200 कमेंट होते हैं, और ये कमेंट नहीं कि भाई व्यूअरशिप बताओ बताओ, इस वीडियो के से रिलेटेड कोई भी कमेंट कर दो आप। वैसे अगर आप यूजुअली वीडियो देखते हो सिर्फ कमेंट नहीं करते, तो आज वो चीज़ कर देना। अगर 2200 कमेंट हो गए तो फिर मुझे लगा कि यस आगे भी बताएंगे वीकली मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप, वरना जब कोई स्पेशल चीज होगी तभी उसको डिस्कस करेंगे। व्यूअरशिप है लास्ट वीक की वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इस हफ्ते की व्यूअरशिप 2.04 मिलियन थी और लास्ट वीक की 2.06 थी, मतलब कि ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉप ही है, बट यही हाल है। 2 मिलियन से ऊपर मंडे नाइट रॉ से तो एटलीस्ट काफी ज्यादा बेटर है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और एक नया ट्विस्ट आया है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में। मैं आपसे कह नहीं रहा था कि WWE ने तीसरा मैच भी प्लान किया है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच में, जो कि समर स्लैम में जाके होगा। अभी इसके बारे में एक नई रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट ये है कि अगर ब्रे वाइट वापस आ जाते हैं तो फिर आपको समर स्लैम में मैच नहीं दिखेगा कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का, फिर ब्रे वाइट यहां पर इन्वॉल्व होंगे। अब आप लोग सोचोगे कि अच्छा अगर ब्रे वाइट वापस आ रहे हैं तो क्या ब्रॉक लेसनर के साथ मैच करने के लिए या फिर कोडी रोड्स के साथ मैच करने के लिए? तो इसके बारे में कहना यह है कि WWE ब्रॉक लेसनर को नहीं बल्कि कोडी रोड्स और ब्रे वाइट की जो फ्यूड है उसको प्लान कर रही है। अब मैं ब्रे वाइट का नाम सुनकर अभी तो सही मुझे बोरियत सी आ रही है कि अरे यार फिर से वही चीज की हाइप हाइप हाइप, और उसके बाद हमने जाके फुसबम। उसकी वजह से काफी ज्यादा जो नेगेटिव है चीजें वो ब्रे वाइट के अराउंड हो गई है, बट बंदा तो अच्छा है, बात हमको माननी पड़ेगी। फिलहाल ये अपडेट है, धीरे धीरे इसके बारे में कुछ मुझे और पता चलेगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। एजे स्टाइल्स ने रिसेंटली अपने इनसाइड द रोप्स वाले इंटरव्यू के अंदर अपने रिटायरमेंट के बारे में बात करी, और आपको पता ही है एजे स्टाइल्स अपने रिटायरमेंट के बारे में रिसेंटली काफी सारी बातें करते हैं। 40 के जब कोई सुपरस्टार पार्ट चला जाता है तो फिर उसके रिटायरमेंट के बारे में बातें होने लगती है। एजे स्टाइल्स इस बात को क्लियर कर देंगे, उनके माइंड में पूरी क्लैरिटी है कि उनको कौन अपोनेंट चाहिए अपना रिटायरमेंट मैच के लिए। अब उन्होंने बताया नहीं, उस चीज को रिवील नहीं किया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज हो भी सकती है, लेकिन ये बेस्ट होगी। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगर आपके दिमाग में कोई नाम है कि एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट मैच इस सुपरस्टार के साथ होना चाहिए तो मुझे बताना। मैं ऐसा नाम बोलूंगा जो कि शायद मिलेगा नहीं एजे स्टाइल्स को, लेकिन मेरे दिमाग में नाम जॉन सीना का है। पता नहीं क्यों मुझे फिर से मन करता है कि इनकी जो राइवलरी है उसको दोबारा से रिविजिट WWE भी करे अपनी स्टोरी लाइन में। अगली स्टोरी है गाइस एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न से, और रिटर्न के बाद रिया रिप्ली के साथ कंपीट करने से, वो भी समर स्लैम में। आप लोग इस ज़ेरो न्यूज का ट्वीट देख सकते हो जहां पर उन्होंने इस चीज को टीज किया है। एलेक्सा ब्लिस के बारे में रिसेंटली बहुत सारी बातें भी हो रही, नाइट ऑफ चैंपियंस के अराउंड में वापस आ सकती है, उसके ठीक बाद वापस आ सकती है। तो WWE का प्लान है इमीडिएटली एलेक्सा ब्लिस को WWE की स्टोरी लाइन में लेके आके सीधा ही चैंपियनशिप मैच के अंदर डालना, और मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट मिलनी भी चाहिए एलेक्सा ब्लिस को, क्योंकि उनकी वजह से फिर जो विमेंस डिवीजन की जो गाड़ी टाइम टाइम फेस हो रही है उसकी भी हालत काफी अच्छी हो सकती है, और ये WWE को करना भी चाहिए। अगली स्टोरी है गाइस बैड बनी से रिलेटेड, और इसको ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा कि प्रोफेशनल रेसलर एक अलग ही ब्रीड के लोग होते हैं, हर कोई बंदा नहीं हो सकता। बैड बनी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जो रेसलमेनिया है वो मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, लेकिन अब जो मेरा नया बेस्ट मोमेंट है वो पुएर्टो रिको में है, जब मैंने बैकलैश के मैच में कंपीट किया। उन्होंने कहा मुझे दर्द हुआ, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुआ, हर एक पार्ट मेरा ना ऐसे वैसे हो गया था। और फिर बैड बनी ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच में जाते जाते भाई मेरा कल्याण भी हो जाएगा, मैं ऊपर भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। और ये हर एक सुपरस्टार फील करता है जो कि रिंग में रेसल
कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल रेसलर हैं इस वजह से वो उस चीज के हैबिट में आ जाते हैं। लेकिन बैड बनी ने इस चीज को बताया कि WWE के रिंग में कंपीट करना कैसे बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो अप्रिशिएट ना सिर्फ WWE के सुपरस्टार्स को करना चाहिए बल्कि बैड बनी को भी। बंदा आराम से सिंगिंग कर सकता है, पूरे दुनिया घूम के कॉन्सर्ट कर सकता है, लेकिन वो कर रहा है WWE के रिंग में कंपीट, और WWE की जो नॉन WWE फैन है उनको भी WWE दिखा रहा है अपनी वजह से। तो यार ये तो ऐसा बंदा हाथ लग गया WWE का जो कि एकदम हीरा है, हीरा। अगली स्टोरी भी गाइस बैड बनी से रिलेटेड है, WWE की मर्चेंडाइज से रिलेटेड है। नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर और कोई नहीं बल्कि बैड बनी है। इस समय आप लोग पूरी लिस्ट देख सकते हो। नंबर 2 पर LWO है, उसके बाद रिया रिप्ली है, सेथ रॉलिंस, फिर कोडी रोड्स का नाम है, फिर मैट रिडल का नाम है, फिर ऊसोस का नाम है, रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, और नंबर 10 पर जो रकेल रोड्रिगेज हैं वो यहाँ पे फीचर हैं। अभी रोमन रेंस की नई मर्चेंडाइज आई है तो क्लियरली आप लोग देखना है यहाँ पे जो ये मामला है वो ऊपर चला जाएगा। और रोमन रेंस तो वैसे टॉप 10 में ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। अगली स्टोरी है गाइस गंथर के बारे में। तो ज़ेरो न्यूज़ ने ट्वीट करके इस बात को बताया है कि अर्ली जो WWE इसके चांसेस WWE बना रही है कि वो रॉयल रंबल में जाके जीते, तो वो सुपरस्टार गुंथर हैं। रॉयल रंबल 2024 का ना सिर्फ गुंथर के मैच जीतने के प्लान्स हैं बल्कि उसके बाद रेसलमेनिया 40 में WWE उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में भी पुट कर सकती है। तो गुंथर के लिए आगे जो है ना फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। ना सिर्फ ट्रिपल एच बल्कि विंस मैकमैन भी गुंथर को इसी तरीके से देखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि उनका नाम वॉल्टर से गुंथर चेंज किया शुरू में, तो मुझे लगा भाई क्या कर दिया है, आप काफी हैबिट हो गई है उस नाम को सुनने की। वही है ना, हम फैंस काफी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, लेकिन अभी देखें तो वो चीज काफी अच्छी लग रही है, स्मूथ लग रही है, और फ्यूचर भी जो है काफी तगड़ा वाला ब्राइट ही है गुंथर का। अगली स्टोरी है गाइस यहाँ पे इंडिया के लाइव इवेंट के बारे में, प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस ये आप फिगर देखो यहाँ पे, अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हो 72% ही ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब किया है उन्होंने चैनल को, 28% वो लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज सब्सक्राइब कर देना भाई आप लोग, और मैं कल आपके साथ स्टैट भी शेयर करूंगा कि कितने लोगों ने फिर इससे सब्सक्राइब किया, देखते हैं नंबर्स में क्या चेंज आया। तो भाई ये अच्छी बात नहीं, तुम सारी वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके देखो ना। वैसे भी सब्सक्राइबर तो तुम्हें पता ही है कितनी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं मेरे। तो हम इंडिया के लाइव इवेंट की बात करते हैं। तो इसके बारे में अपडेट ये है कि 2 सितंबर को WWE इस प्रीमियम लाइव इवेंट को करवाएगी। अभी बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है कि भाई ये प्रीमियम लाइव इवेंट ही होगा, लेकिन जो सारे सोर्सेस हैं जो काफी है ना रिलायबल सोर्स हैं जिनकी तरफ से हमको बाकी भी चीजें पता चलती हैं, वो ये कह रहे हैं कि WWE का प्लान प्रीमियम लाइव इवेंट करने का। भाई प्रीमियम लाइव इवेंट सही में मजाक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे तो लाइव इवेंट के ही लाले पड़ रहे हैं और यहाँ पे सीधा हमको प्रीमियम लाइव इवेंट मिल जाएगा। और 2 सितंबर की पॉसिबल ये डेट है। जब मैंने इसको कैलेंडर में जाके देखा तो ये सैटरडे को हो रहा है। तो अभी वेन्यू नहीं, अभी जगह नहीं पता, अभी लोकेशन नहीं पता, अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल बिल्कुल अर्ली अपडेट्स हैं इसके बारे में। लेकिन जिस सोर्स की तरफ से ये आई है कि भाई प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और फाइनली इवेंट भी अटेंड करेंगे, व्लॉग भी बनाएंगे, सब कुछ आपके लिए कंटेंट आएगा। और अच्छी बात है आप लोगों को और भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगी इस इंडिया के शो की वजह से। रोमन रेंस की क्या पावर है, अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि उनको एक शो के लिए एडवर्टाइज किया 20 मई का, लेकिन एक्चुअल में रोमन रेंस वहाँ पर आए नहीं। उसके बाद रिफंड के लिए भी WWE ने बात करी, लेकिन डेव मेल्जर ये डेटा देते हैं कि जैसे ही रोमन रेंस को फॉल्सली एडवर्टाइज किया था शो पे, उसके बाद अचानक से जो टिकट सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जो नंबर्स हैं वो 3800 से 4500 के पास पहुंच गए थे। अब आपको लग रहा होगा ये तो इतनी बड़े, लेकिन वो सिर्फ एक रोमन रेंस के अनाउंसमेंट से था। बाकी जो 3800 टिकट है वो पहले बिक चुकी थी। उसके बाद जब रोमन रेंस का ये बताया कि नहीं वो आने वाले, तो उसके बाद काफी सारे लोगों ने हो सकता है रिफंड वगैरह भी कराओ, लेकिन नीडल मूवर जरूर है रोमन रेंस, चाहे लाइव इवेंट में टिकट बिकवाने के बारे में क्यों ना बात हो। अगली स्टोरी स्मैकडाउन के बारे में, और ऐसा हो सकता है कि जो हम इंडिया में सुबह सैटरडे को देखते हैं स्मैकडाउन, उसमें चेंज हो जाए, मतलब होगा तो सुबह ही, लेकिन अभी WWE का बहुत ही ऐसा पीरियड चल रहा है क्रूशियल, जहां पे उनको मोटे पैसे अपनी जेब करने हैं, क्योंकि NBCU यानी कि USA नेटवर्क और फॉक्स के साथ में उनकी जो डील है उसको रिन्यू करना है, सॉरी रिन्यू नहीं करना है। इन दोनों के पास एक टाइम पीरियड था कि भाई अभी हम तुमको विंडो मिली हुई है, इस टाइम में अभी WWE दूसरे किसी नेटवर्क के पास नहीं जाएगी बात करने, लेकिन इनकी जो विंडो है वो एक्सपायर हो चुकी है, उसके आगे निकल चुका है। तो अब WWE इन दोनों नेटवर्क के अलावा बाकी नेटवर्क के पास भी नेगोशिएट करेगी अपनी डील के लिए। और कई बार ऐसा होता था कि WWE का जो स्मैकडाउन का शो है वो फ्राइडे में होने की वजह से काफी सारे ऐसे नेटवर्क है जो कि लेना तो चाहते हैं लेकिन अपने टाइम स्लॉट की वजह से नहीं ले सकते। तो अब ऐसे में अलग अलग ऑप्शन हो गए हैं और WWE फ्राइडे से मूव कर सकती है स्मैकडाउन को उस डे के लिए जहां पर जिस नेटवर्क के पास WWE जाएगी, हो सकता है फॉक्स के साथ ही करे या फिर किसी और के साथ करे। अगर बात बनती है तो फिर यहां पर पॉसिबिलिटी है कि स्मैकडाउन से चेंज हो जाएगा, नहीं फ्राइडे नाइट से स्मैकडाउन चेंज हो जाएगी और वो किसी और डे पर आएगी। वैसे मैं अभी बताऊं ना तो मुझे लग तो सही रहा है कि मंडे के में रॉ होती है, उसके बाद फ्राइडे में स्मैकडाउन होती है, तो काफी एक टाइम पीरियड होता है। वो वाला टाइम याद है मुझे जब एकदम ही भसड़ सी मच जाती थी भाई, मंडे ट्यूसडे, मंडे को रॉ, ट्यूसडे को स्मैकडाउन। तो देखते हैं क्या WWE डील लॉक करती है, बट इससे असर काफी पड़ेगा ना सिर्फ यूएसए में, क्योंकि WWE तो यूएसए के हिसाब से करेगी, लेकिन उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में भी तो भाई उस चीज का ध्यान रखना है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है,
बट देखते हैं क्या WWE एंड में फिगर आउट करती है। ड्रू मैकिंटायर के बारे में अपडेट, और इस बार सबसे अलग अपडेट है। अभी तक हम सुन रहे थे ड्रू मैकिंटायर फिट नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें चली, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्टजर ने इस बात को बताया कि अभी इस पॉइंट पे वो इश्यूज है ही नहीं। अब जो नया इशू है वो क्रिएटिव इशू है कि किस तरीके से लेके आना है ड्रू मैकिंटायर को, क्या उनके लिए प्लान होगा, मतलब वो मेडिकली फिट होना, ऐसे होना, वैसे होना, वो सारी चीजें पीछे छूट चुकी है। अब जब इस सिचुएशन पर आई हैं चीजें, तो मेरे ख्याल से जल्दी आ जाएंगे ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि क्रिएटिव चीजें तो जल्दी सॉर्ट हो जाती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट वाली या फिर अगर किसी के कुछ पंगेबाजी हो तो उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है, बाकी क्रिएटिव चीजें तो बहुत जल्दी हो जाएंगी मेरे ख्याल से, फास्ट पेस पर ही होने वाली है। WWE ने गाइस रिसेंटली अपने टॉप 25 ग्रेटेस्ट डेब्यूज के बारे में बात करी कि सबसे बेस्ट किसके हैं। पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सोलो सिकोवा 25वें पर है और नंबर 1 पर शील्ड है। शील्ड का जो हम लोगों ने डेब्यू देखा था, अब मैं कह सकता हूं काफी हद तक ये लिस्ट WWE ने सही बनाई है। आप अग्री करोगे या फिर नहीं, मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में। लेकिन शायद मैं थोड़ा सा हो सकता है बायस्ड हूं, क्योंकि मुझे केन ज्यादा पसंद है। नंबर 1 पर मैं केन को देखता तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि उस टाइम पर भी वो जो चीज हुई है वो इतनी कमाल है, और अगर हम उसको अभी के टाइम में भी देखते हैं तो भी वो इतनी कमाल लगती है। यूजुअली हम रिलेट नहीं कर पाते, जैसे 2000 या 2001 2002 में जो भी हुआ था, लेकिन वो ऐसी इतनी पुरानी चीज होने के बावजूद भी करंट में उससे बंदा रिलेट कर सकता है। हो सकता है मैं बायस्ड हूं यहाँ पे, मुझे लग रहा हूं, क्योंकि शील्ड का भी जो डेब्यू बहुत अच्छा था, मतलब ना सिर्फ डेब्यू, उसके बाद जो कहानी चली थी, इसीलिए आई थिंक ग्रेटेस्ट है। अगर डेब्यू अच्छा हो जाता उसके बाद कुछ नहीं होता तो आई थिंक शील्ड नंबर 1 पर नहीं होती। बाकी आपका क्या कहना है टॉप 25 की लिस्ट में? क्या आपके लिए कोई सुपरस्टार मिसिंग या फिर कुछ गड़बड़ है? आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना। हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ। और कल स्मैकडाउन में जैसा हम लोगों ने देखा था कि रोमन रेंज का जो कंधा है वो सोलो सिकोवा के कंधे पर टकराया था, तो मैं आपसे कह रहा था कि क्या ये चीज गलती से हुई है या फिर जानबूझकर करी गई है। तो गाइज अगर हम वहां पर पॉल हेमन का रिएक्शन भी देखें तो उन्होंने इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया, और जिस तरीके से रोमन रेंज ने लुक दिया सोलो सिकोवा को, चांसेस है गाइज कि वो चीज पहले से प्लान थी कि ऐसे करके ही होगा, क्योंकि रोमन रेंज जिस स्पीड से गए थे पीछे मुड़ के, ऐसा लग रहा है कि शायद वो इंटेंशनली किया गया है आगे कुछ चीज बनाने के लिए इससे रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है WWE पहले से कोई चीज कर देती है, हमको आइडिया तो नहीं लगता कि ये क्यों हुआ, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ओ अच्छा इसीलिए ये हुआ था। और वैसे भी आपको पता ही है ये बात के रूमर्स हम लोगों ने कितने सुने कि सोलो सिकोवा को WWE प्रिपेयर कर रही है रोमन रेंज के साथ कंपीट कराने के लिए किसी एक पॉइंट पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि रोमन रेंज के इस ब्लड लाइन में सोलो सिकोवा ऐसा कैरेक्टर है, इन्फोर्सर है, जो कि कुछ भी करने का दम रखता है। तो वो चीज की गई थी इसी वजह से। बाकी 2200 कमेंट अगर हुए तो उसके बाद आपको व्यूअरशिप की अपडेट मिलेगी, वरना वो चीज हो जाएगी कैंसिल। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।